नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि सरकार के अंग किस प्रकार से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कार्य करते हैं। थोड़ा बेसिक जो हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने बनाया था, तो आप प्लीज़ कृपया करके जो पहले पार्ट की जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। उसके बाद से ही अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको अच्छे से जो टॉपिक है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वैसे तो देखें कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों ही महत्वपूर्ण होते हैं एक सरकार के लिए। तीनों ही मिलकर के काम करते हैं और व्यवस्थापिका जहाँ पर कानून बना रही है, वहीं उस कानून के आधार पर काम करना कार्यपालिका का कार्य होता है और उसी बने हुए कानूनों के आधार पर न्याय करना न्यायपालिका का काम होता है। तो साधारण शब्दों में कहें तो व्यवस्थापिका कानून बना रही है, कार्यपालिका कार्य कर रही है और न्यायपालिका जो है वो कानूनों के आधार पर न्याय कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक व्यवस्थापिका इसमें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि ये एक आधार दे देती है इन दोनों के लिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए। व्यवस्थापिका आधार बनती है क्योंकि कानूनों का निर्माण यहाँ होता है, यहाँ कानून बनते हैं। तो फिर ये जो दोनों कार्यपालिका और न्यायपालिका है, ये फिर इस पर थोड़ा निर्भर हो जाते हैं। ये बेस बना देती है व्यवस्थापिका इन दोनों के लिए, कार्यपालिका के लिए और न्यायपालिका के लिए। तो फिर यहाँ से कानून बनेंगे और फिर कार्यपालिका कार्य करके उन कानूनों के आधार पर न्याय करेगी। तो आगे हम इस वीडियो में ऐसा जानेंगे कि जो सरकार के तीनों जो अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो सरकार के तीनों अंग हैं, अब इसके अंदर जो पहला प्रमुख अंग है व्यवस्थापिका, तो ये किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, इसके कौन कौन से कार्य हैं। अब यहीं से ही आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है कि व्यवस्थापिका के कार्य क्या क्या हैं। तो व्यवस्थापिका का जो पहला महत्वपूर्ण कार्य है वो है कानून का निर्माण करना, कानून बनाने संबंधी कार्य है। तो कार्यपालिका का पहला कार्य है कानून का निर्माण करना। अब कोई भी कानून बनाना हो तो इससे पहले एक विधेयक बनाना होता है, एक विधेयक तैयार करना होता है। विधेयक किसको कहेंगे? कानून बनाने के प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है। अब कोई प्रारूप तैयार हो जाएगा, जैसे ही प्रारूप तैयार होता है तो फिर उस पे क्या होता है? वाद विवाद होता है। जैसे उस पे थोड़ा विचार विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करने के बाद फिर ये तय करेंगे कि ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, यानी कि इसके अंदर वो अपनी सहमति या सहमति प्रकट करेंगे और उसके बाद फिर वो जो विधेयक है वो किस रूप में बदल जाता है? कानून के रूप में बदल जाता है। यानी कि सबसे पहले जो विधेयक होता है, कानून बनाने का एक प्रस्ताव है, तो यहाँ से विधेयक, फिर उस पर एक वाद विवाद और फिर बाद में असहमति भी होगी, सहमति भी देंगे, तो फिर उसके बाद वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो व्यवस्थापिका है वो कानून बनाने का काम करती है। अगर यहीं पर हम भारत का उदाहरण लें तो भारत में जो व्यवस्थापिका है उसको क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। अब जो संसद है, यहाँ पर संसद के दोनों सदन, एक सदन तो है लोकसभा और एक सदन कौन सा है? राज्यसभा। अब दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अब ये इन्हीं दोनों में से कहीं से भी जो विधेयक है वो कहीं भी रखा जा सकता है। लोकसभा वाले रखना चाहें या राज्यसभा वाले, तो कहीं से भी विधेयक की शुरुआत हो सकती है। तो फिर अगर लोकसभा वाले किसी विधेयक को पारित करके फिर ये किसके पास भेज देंगे? राष्ट्रपति के पास भेज देंगे और फिर जैसे ही राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो फिर वो जो विधेयक है वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर साधारण शब्दों में कहें तो इस प्रकार से कानून बनता है। ठीक है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यदि बिल को पारित करती है या विधेयक को पारित करती है
तो ये किसके पास भेज देगी? राज्यसभा के पास, और राज्यसभा फिर हस्ताक्षर के लिए आगे किसके पास पहुंच जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और फिर राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा। इस प्रकार से कानून का निर्माण होता है भारत के अंदर। तो व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण काम हो गया कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है संविधान में संशोधन करना। तो संविधान संशोधन का कार्य दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। अब इसके अंदर अपने ये देखें कि अधिकतर देशों के अंदर जो संविधान संशोधन का कार्य है वो व्यवस्थापिका ही करती है। व्यवस्थापिका के द्वारा ही संविधान संशोधन का कार्य किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उन सबकी जो प्रक्रिया है वो अलग अलग हो। प्रक्रिया सबकी क्या है? अलग अलग है। ठीक है, यानी कि संविधान में संशोधन करने का काम व्यवस्थापिका का है अधिकतर देशों के अंदर, पर सभी देशों की व्यवस्था जो है वो एक जैसी नहीं है। संविधान में जो संशोधन है वो अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। अब अगर अपने इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर जो पार्लियामेंट है वो केवल एक साधारण बहुमत के साथ ही संविधान में जो संशोधन है वो कर सकती है। परंतु अगर अपने अपने ही भारत का उदाहरण लें तो भारत में ऐसा नहीं है। संशोधन की प्रक्रिया जो है वो अलग अलग प्रकार की है, मतलब तरीके अलग अलग है। साधारण बहुमत हो गया, विशेष बहुमत हो गया, या साधारण बहुमत के साथ विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का भी समर्थन चाहिए। तो अलग अलग प्रक्रियाएं होगी। तो अपने ये कहें कि संविधान में संशोधन करना व्यवस्थापिका का कार्य है। अधिकतर देशों में संविधान में संशोधन व्यवस्थापिका करती है, परंतु प्रत्येक देश के अंदर प्रक्रिया जो है वो अलग अलग है। भारत के अंदर भी प्रक्रिया अलग तरह की है। तो ऐसा आप इसके अंदर लिख सकते हैं। पहला कार्य क्या था? कानून बनाना। दूसरा कार्य है संविधान में संशोधन करना। व्यवस्थापिका का तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। अब इसके अंदर क्या होता है? निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। अब ये व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं, या ये कहें कि व्यवस्थापिका जो है वो निर्वाचन संबंधी काम भी करती है। जैसे अपने भारत का उदाहरण लेते हैं कि भारत के अंदर जो व्यवस्थापिका है यानी कि संसद। अब संसद क्या करती है? वो विधानसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के किसका चुनाव करती है? राष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी आ गई कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव भारत में किसके द्वारा? व्यवस्थापिका के द्वारा। यानी कि संसद के सदस्य जो हैं वो विधानसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के फिर आगे किसका चुनाव कर रहे हैं? राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया भारत के नज़रिए से। अगर अपने अन्य देशों का उदाहरण लें, अन्य देशों के अंदर जैसे स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की व्यवस्था है? वहाँ के जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद हो गई। यहाँ अपने न्यायाधीशों की बात करें, वहाँ के जो न्यायाधीश हैं और वहाँ का जो प्रधान सेनापति है, इन सब की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? व्यवस्थापिका के द्वारा ही की जाती है। अब वहाँ पर ये व्यवस्था है। ये एक एग्जाम्पल हो गया निर्वाचन के तौर पर, परंतु अलग अलग देशों में थोड़ी व्यवस्था अलग अलग है। यहाँ पर अपने देख रहे हैं स्विट्जरलैंड के अंदर तो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, न्यायाधीश हैं या प्रधान सेनापति है, तो इनकी जो नियुक्ति है वो व्यवस्थापिका के द्वारा की जाती है। और वहीं अपने भारत के अंदर देखें तो भारत के अंदर भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। व्यवस्थापिका भी निर्वाचन संबंधी जो कार्य है वो कर रही है। ठीक है, पहला कार्य कानून का निर्माण करना, दूसरा संविधान में संशोधन, तीसरा है निर्वाचन संबंधी कार्य। इसके बाद चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है न्याय संबंधी कार्य। न्याय संबंधी कार्य, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि व्यवस्थापिका किस प्रकार से न्याय संबंधी भी कार्य कर रही है। फिर उदाहरण तो हम यहीं से शुरू करेंगे भारत से। भारत में क्या है कि जो व्यवस्थापिका है, संसद है, वो भी न्याय संबंधी काम कर रही है। किस प्रकार से? अब भारत के अंदर है कार्यपालिका, और कार्यपालिका में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। अब यहाँ पर कार्यपालिका के अंदर एक महत्वपूर्ण पद है जिसका नाम है राष्ट्रपति। अब जो राष्ट्रपति है उसको हटाना है, तो हटाने से पहले उस पर लगाया जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग।
अब ये जो महाभियोग लाया जाएगा किसके विरुद्ध? राष्ट्रपति के विरुद्ध। अब ये कौन लेकर के आता है? ये व्यवस्थापिका ही लेकर के आती है। ऐसे ही अगर हम और उदाहरण देखें कि इंग्लैंड का एक उदाहरण है, इंग्लैंड में किस प्रकार की व्यवस्था है? इंग्लैंड की वहाँ का जो उच्च सदन है जिसका नाम है लॉर्ड सभा, उसका क्या नाम है? लॉर्ड सभा। अब इंग्लैंड के अंदर जो लॉर्ड सभा है वो किस न्यायालय के रूप में काम करती है? अपील न्यायालय के रूप में काम करती है। अब यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है कि किस देश के अंदर वहाँ का जो उच्च सदन है लॉर्ड सभा वो अपील न्यायालय के रूप में भी काम करता है? तो कौन सा देश है वो? इंग्लैंड। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका न्याय संबंधी भी काम करती है। भारत के अंदर राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग लेकर के आएगी, और वहीं इंग्लैंड के अंदर जो वहाँ का उच्च सदन है लॉर्ड सभा वो एक अपीलीय न्यायालय के रूप में काम करता है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। अब अगर अपने ये देखें कि जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं, जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं उनका जो चुनाव है ये किया जाता है जनता के द्वारा। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। अब जनता चुनेगी इनको, जनता के द्वारा ये चुने जाते हैं। अब अगर ये संसद के अंदर जाएंगे, व्यवस्थापिका के अंदर जब बैठेंगे तो वास्तव में इनकी जो भावनाएं हैं वो किसके साथ जुड़ी होती हैं? जनता के साथ जुड़ी होती हैं। यानी कि ये जनता की अभिव्यक्ति करते हैं, वास्तव में जनता की आवाज़ को वहाँ पर व्यवस्थापिका के अंदर, संसद के अंदर जनता की आवाज़ को उठाते हैं। जो जनता की मांगें होती हैं, जनता उनसे जो अपेक्षा करती है उनकी अभिव्यक्ति वो संसद के अंदर, व्यवस्थापिका के अंदर करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्थापिका है वो जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक साधन है। ठीक है। और इसके बाद है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। राष्ट्रीय वित्त से मतलब है, अगर अपने देखें भी, राष्ट्रीय का मतलब देश और वित्त का मतलब हो गया पैसा, धन। अब इस पर कंट्रोल करना। अब व्यवस्थापिका के हाथ में ये सब कार्य होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, जैसे टैक्स लगाना, ये सब कुछ वो वहीं से तय होता है। तो इस प्रकार से अपने ये सोचें कि जो राष्ट्रीय विकास के लिए या देश के विकास के लिए जो पैसा आएगा वो कहाँ से आना है। साधारण भाषा में कही थी कि जो ऐसे साधन तय कर लो कि आपको इनकम कहाँ से आने वाली है, क्योंकि आपने अगर जनता की भलाई के लिए काम करने हैं तो आपको अधिक से अधिक पैसा चाहिए। और सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? सरकार अलग अलग तरह की टैक्स लगाएगी। जब टैक्स लगेगा, सरकार टैक्स के जरिए जनता से वो पैसा वसूल करती है, और वही पैसा फिर जो जनता है उस पर इन्वेस्ट किया जाता है, उन पर खर्च किया जाता है। अब वहाँ पर जब जनता पर खर्च करेगी तो फिर सरकार को चाहिए कि ये जो चक्र है वो चलता रहे, यानी कि जो पैसा है जनता से सरकार के पास और सरकार से फिर जनता के पास, तो ये एक प्रकार से एक चक्र चलता रहता है। ठीक है। जनता पर टैक्स लगाया जाता है, जनता टैक्स देती है सरकार को, और फिर वही टैक्स एक सरकार की इनकम के रूप में इकट्ठा होते रहते हैं, और फिर उसी धन को फिर किस पर लगाया जाता है? जनता पर वापस लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ कंट्रोल करना किसका काम होता है? व्यवस्थापिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर अपने देखें समिति व आयोगों की नियुक्ति। अब व्यवस्थापिका जो है वो आयोगों की नियुक्ति भी करती है, कुछ समितियां भी बनाती है, आयोग भी बनाती है। जब कोई किसी कार्य के प्रति जांच करनी हो, जब कोई जांच करनी हो तो जांच के लिए आयोग बिठाए जाते हैं। जैसे कि अपने पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, जैसा आपने 12वीं के अंदर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था, एक आयोग बना था जिसका नाम था मंडल आयोग। आयोग का क्या नाम था? मंडल आयोग, जिसके प्रमुख अध्यक्ष थे विदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो ये जो मंडल आयोग था, इस प्रकार से ये अलग अलग तरह के आयोग बने, और भी हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग भी बने भारत के अंदर। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से व्यवस्थापिका अलग अलग कार्यों की जांच के लिए क्या बनाती है? समितियां बनाती है, और उनके लिए आयोगों का गठन भी करती है। इसके बाद है प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर किस प्रकार से नियंत्रण होता है? अब यदि अपने भारत का उदाहरण लें तो इसके अंदर क्या होता है
कि जो व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका पर पूर्ण तरीके से कंट्रोल करती है। अब यहाँ पर व्यवस्थापिका है, अब इसी में से सदस्य यहाँ से गए आगे कहाँ पर, कार्यपालिका के अंदर गए, क्योंकि व्यवस्थापिका जो थी वहीं से ही एक लीडर चुना गया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री, और यहीं से ही फिर उसकी जो मंत्रिपरिषद थी वो भी चुनी गई थी। अब यहाँ से सदस्य कहाँ आ गए, कार्यपालिका के अंदर आ गए थे। अब ये जो कार्यपालिका है वो जवाबदेह होती है इसके प्रति जवाबदेह होती है। अब ये इनसे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव भी पास करेंगे, या नियंत्रण प्रश्न भी करेंगे, और निंदा प्रस्ताव भी, ऐसे करके ये अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं। एक और है इसके अंदर कि अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव भी, यानी कि हमें आप पर विश्वास नहीं है, आप जनता की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे, इसलिए हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने देखें कि व्यवस्थापिका किस प्रकार से कार्यपालिका पर कंट्रोल कर रही है। तो ये थे आपके एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका महत्वपूर्ण जो बातें थी वो मैंने आपको बताई कि व्यवस्थापिका किस प्रकार से कौन कौन से कार्य करती है। तो भूमिका के रूप में आप केवल इतना ही लिखेंगे कि सरकार के अंग 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इसके अंदर आगे उनके कौन कौन से कार्य हैं। जो पहला है व्यवस्थापिका, उसका कौन कौन से कार्य हैं उसके, कानून बनाएगी, फिर उसके बाद अगर अपने देखें संविधान में संशोधन करेगी, फिर उसके बाद निर्वाचन संबंधी कार्य करेगी, और उसके बाद न्याय संबंधी कार्य करेगी, जन भावनाओं की अभिव्यक्ति करेगी, राष्ट्र जो वित्त है यानी कि पैसा है उस पर नियंत्रण करेगी, और उसके बाद जो समितियां हैं, आयोग है, उनकी नियुक्ति करेगी, और प्रशासन पर नियंत्रण करेगी। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए 8 पॉइंट। यदि ये बी पार्ट के अंदर प्रश्न आता है, सेक्शन बी के अंदर प्रश्न आता है, तो इसके अंदर आपने 8 पॉइंट जरूर बनाने हैं, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण है कि हर एक पॉइंट के पीछे आपको 1 नंबर तो मिल ही जाए। यदि आप 7 पॉइंट करते हैं तो आप यहाँ से 1 अंक खो दोगे, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप संभावना यही रखिए कि 8 के 8 पॉइंट आपके पक्के हों। ज़्यादा चाहे आप प्रश्न लंबा नहीं करें, लेकिन आप यदि पॉइंट के रूप में प्रश्न बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको 8 पॉइंट तो करने ही पड़ेंगे। और अगर आप उसको और कम करना चाहते हैं तो फिर 4 पॉइंट लिखिए, और 4 को ऐसे लिखिए कि वो उसको आपने जो उनकी प्रश्न की जो सीमा है, उत्तर सीमा है 150 शब्द या इतना कुछ, तो वो आप क्राइटेरिया उनका जो पूरा है वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको यदि अच्छे अंक लेने हैं इस प्रश्न से, तो फिर आप जो ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप ये पॉइंट फिर उसके अंदर जरूर लिखें, ठीक है। पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कानून निर्माण संबंधी कार्य, व्यवस्थापिका संविधान संशोधन संबंधी कार्य करती है, निर्वाचन संबंधी कार्य करती है, न्याय संबंधी कार्य करती है, जन भावनाओं की अभिव्यक्ति करती है, और राष्ट्र के जो वित्त है उस पर नियंत्रण करती है, समितियां और जो आयोग है उनकी नियुक्ति भी करती है। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक रहेगा, परीक्षा में आपके लिए अच्छे अंक लेके आएगा, और हम ऐसे ही आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो टॉपिक हैं वो आपके लिए लेकर के आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।